शादी जिंदगी का कितना बड़ा फैसला है ना। और हम सब चाहते हैं कि ये रिश्ता खुशहाल हो, कामयाब हो। इसके लिए हम एक आसान जवाब चाहते हैं, कोई गारंटी जो बता दे कि हाँ सब ठीक होगा। और बहुत से लोग इस जवाब की तलाश में ज्योतिष का दरवाजा खटखटाते हैं। तो आज हम इसी बड़े और पेचीदा सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ज्योतिष सच में एक सुखी वैवाहिक जीवन का अंदाजा लगा सकता है? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, हमारे सोर्स मटेरियल की शुरुआत ही इस जबरदस्त बात से होती है। और ये बात कितनी सही है, सोचिए जरा। एक इंसान के लिए जो खुशी का मतलब है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बिल्कुल अलग हो। तो ये बात हमें शुरू में ही बता देती है कि यहाँ कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं मिलने वाला। ये मामला बहुत ही गहरा और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जब कुंडली मिलान की बात आती है, तो वैदिक ज्योतिष में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ग्रह दशा, जिसे अक्सर रिश्ते के लिए सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई परिवारों में थोड़ी चिंता की लहर दौड़ जाती है। जी हाँ, वो है मंगल दोष, जिसे कुछ लोग कुज दोष भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की एक खास जगह पर मौजूदगी है। और परंपरा के हिसाब से इसे शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता रहा है। कई लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा ज्योतिषीय रेड फ्लैग है, मतलब एक ऐसी चीज जिसे देखकर वो रिश्ता करने से ही मना कर देते हैं। लेकिन क्या ये मान्यता, जो इतनी गहराई से हमारे समाज में बैठी है, वाकई सच है? आइए अब ज्योतिष के इस सबसे बड़े मिथक की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही उठता है, क्या किसी की कुंडली में मंगल दोष होने का मतलब ये है कि शादी में मुश्किलें आएंगी ही आएंगी या रिश्ता टूट ही जाएगा? क्या सच में एक ग्रह की पोजीशन इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो दो लोगों की पूरी जिंदगी का फैसला कर दे? तो चलिए सिर्फ मान्यताओं और सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़ते हैं। हमारा सोर्स हमें असली आंकड़े देता है। तो अब वक्त है इस सदियों पुराने मिथक को कसौटी पर कसने का और ये देखने का कि नंबर्स यानी आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। ये स्लाइड एक असल स्टडी के नतीजे दिखा रही है। रिसर्चर्स ने 115 ऐसे जोड़ों को स्टडी किया जिनमें से कम एक पार्टनर की कुंडली में मंगल दोष था। उन्होंने इन जोड़ों को 3 ग्रुप में बांटा, लेकिन सबसे दिलचस्प ग्रुप था कोई मिलान नहीं वाला। इसमें 75 ऐसे कपल्स थे जहां एक मांगलिक इंसान की शादी एक नॉन मांगलिक इंसान से हुई थी। मतलब ठीक वैसी ही सिचुएशन जिसके खिलाफ पारंपरिक ज्योतिष हमेशा चेतावनी देता है। और यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला नतीजा। उन 75 बेमेल जोड़ों में से 57 जोड़े एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। ये आंकड़ा बनता है 76%, 76%। ये नंबर तो सीधे सीधे उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि ऐसा मेल तो बर्बादी लेकर आता है। तो मतलब साफ है, जैसा कि सोर्स में भी सीधे सीधे कहा गया है, सिर्फ मंगल ग्रह शादी में परेशानी पैदा नहीं करता। और जब वो परेशानी पैदा ही नहीं करता, तो फिर आप उसका मिलान करें या न करें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि मंगल दोष अकेले शादी के टूटने का कारण नहीं बन सकता। तो अगर मंगल दोष ही सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? असली कहानी क्या है? अब जब हमने इस एक तरफा मिथक को तोड़ दिया है, तो हमारा सोर्स हमें एक ज्यादा बड़े, ज्यादा गहरे और समग्र दृष्टिकोण की तरफ ले जाता है। ये नजरिया सिर्फ एक ग्रह से बहुत आगे की बात करता है। और देखिए, ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि असल में दिक्कत कहाँ है। हम अक्सर ज्योतिष को बहुत ही सरल फॉर्मूलों में बांधने की कोशिश करते हैं, जैसे 7वें घर में मंगल है तो जीवन साथी का नुकसान होगा। लेकिन सोर्स हमें ये बताता है कि ज्योतिष में ऐसे कोई पक्के नियम नहीं होते। कोई एक अकेला फैक्टर किसी रिश्ते की कामयाबी या नाकामी तय नहीं कर सकता। असलियत इससे कहीं ज्यादा परतदा और जटिल है। तो फिर एक होलिस्टिक नजरिया आखिर होता कैसा है? वो सिर्फ एक ग्रह पर नहीं अटकता, वो कुंडली के सभी ग्रहों को एक साथ देखता है। इंसान के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को भी ध्यान में रखता है। दशा यानी ग्रहों के समय का विश्लेषण करता है। दोनों की कुंडलियों को अलग अलग गहराई से जांचता है। शादी से जुड़े 7वें घर और प्यार के कारक शुक्र पर पड़ने वाले असर को देखता है। और यहाँ तक कि शादी के लिए बने एक खास डिविजनल चार्ट नवांश का भी विश्लेषण करता है। मतलब ये एक बहुत ही गहरी मल्टी लेयर जांच पड़ताल है। और यहीं से हमें ये समझ आता है कि कुंडली का मिलान कोई गणित का सवाल हल करने जैसा नहीं है। ये तो एक कला है।
इसमें सिर्फ एक ग्रह के दोष को देखने से कहीं ज्यादा कुछ शामिल है। सोर्स में दो बहुत ही एडवांस्ड तरीके बताए गए हैं। एक है समानता। इसे ऐसे समझिए कि जब दो लोग एक जैसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। दूसरा तरीका है निराकरण। इसमें एक इंसान की कुंडली की कमजोरी को दूसरे की ताकत से बैलेंस किया जाता है, जैसे पजल के दो टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये शतरंज के खेल की तरह है, जहां हर चाल सोच समझकर संतुलन बनाने के लिए चली जाती है। और मुझे ये तुलना बहुत ही दमदार लगी। सोर्स में दो मुश्किल कुंडलियों के मिलान को आतंक का संतुलन बनाने जैसा बताया गया है। ये शब्द इस प्रक्रिया की गहराई और इसकी जटिलता को दिखाते हैं। ये सिर्फ कुछ बॉक्स टिक करने जैसा नहीं है। ये दो बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जाओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सोर्स बिल्कुल साफ कहता है, कुंडली मिलान का कोई फुल प्रूफ सिस्टम, कोई पक्का फॉर्मूला नहीं है। ये कोई सख्त विज्ञान नहीं, बल्कि एक कला है। हर केस अपने आप में अलग है और उसका विश्लेषण भी अलग तरीके से ही होता है। ये ज्योतिषी की समझ और व्याख्या पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और ये बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। अगर ज्योतिषीय मिलान किस्मत की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? इसका फायदा क्या है? और यहाँ सोर्स से एक बहुत ही गहरी और काम की बात निकल कर आती है। ज्योतिष का असली फायदा ये बताने में नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि ये पहचानने में है कि कौन सा वक्त मुश्किल या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये एक तरह से मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। वो आपको ये नहीं कहता कि तूफान से बचो, बल्कि ये बताता है कि छाता कब लेकर निकलना है। इसका मकसद ये जानना है कि कब ज्यादा सब्र रखना है, कब एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करना है। तो ये चर्चा हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या हो अगर एक कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने का मतलब ये हो ही ना कि जिसके साथ कोई चुनौती ही ना आए? शायद इसका असली मतलब एक ऐसा साथी ढूंढना है जिसके साथ जब चुनौतियां आएं तो हम उनका सामना करने के लिए तैयार हों और उन मुश्किल तूफानों से एक साथ हाथ में हाथ डालकर गुजर सके। ये एक ज्यादा मजबूत और हकीकत के करीब नजरिया है ना?